Hello everyone, welcome to Edu4 IES online lecture series. In this lecture, we will be discussing chapter 3 Mineral and Energy Resources of class 8 Geography. So, first of all, let's understand that what's a mineral. Mineral is a naturally occurring substance which is having a definite composition. See, simple agar aap makeup dekho, so there are abundant elements present on the surface of the earth as well as inside the surface of the earth. ये जो elements होते हैं ये एक दूसरे से combine करते हैं to form minerals. So minerals are nothing but just a combination of variety of elements. और हर एक mineral का एक definite physical composition होता है. दो अर्थ के ऊपर वैरायटी ऑफ मिनरल्स मिलते हैं. अगर हम टोटल मिनरल्स देखें तो इनका जो नंबर है वो थाउजेंड्स में एक्सीड करेगा, लेकिन हम इनको ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट ऑफ ऑल द मिनरल्स विच कंटेन मेटल इन देम, जिनको हम मेटालिक मिनरल्स कहते हैं, एंड ऐसे मिनरल्स जिसमें मेटल नहीं होता है, दीज आर दी नॉन मेटालिक वंस. Metallic minerals further may be iron containing or they might not contain iron. इसके बेसिस पे मिनरल जो मेटल्स होते हैं वो फेरस भी हो सकते हैं या और नॉन फेरस भी हो सकते हैं. As far as the distribution of these minerals on the surface of the earth is concerned, that is highly uneven. बहुत ही unevenly distributed है. कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हमें abundance of minerals मिलेंगे, वहीं पे कई एरियाज ऐसे हैं which are devoid of majority of minerals. इसका एक फाइन एग्जाम्पल जो है that is Indo-Gangetic plains of India, जहाँ पे हमें ज़्यादा मिनरल्स नहीं मिलते हैं. सो मिनरल जो हैं वो या तो स्पेसिफिक लोकेशंस में मिलते हैं या फिर वो स्पेसिफिक रॉक्स में मिलते हैं. तो इट इज़ समथिंग टू डू विद द origin of the land at a particular area, or maybe the types of rocks which are present there, which are going to affect the distribution of minerals. metallic mineral मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये वो मिनरल्स हैं जिसमें कोई ना कोई फॉर्म ऑफ मेटल होता है, जैसे आयरन ओर, बॉक्साइट, मैंगनीज ओर, कॉपर ओर एक्सेट्रा. देन ये जो मेटालिक मिनरल्स हैं दे कैन बी बेयरिंग आयरन, जैसे आयरन ओर इटसेल्फ और मैंगनीज, इन सब में आयरन होता है, क्रोमाइट में भी आयरन होता है, तो ये फेरस होते हैं. और जो नॉन फेरस होते हैं इनमें दो आयरन तो नहीं होता है, लेकिन कोई और जो प्रेशियस मेटल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एक्सेट्रा. देन नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं जिसमें कोई मेटल नहीं होता है और ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, नॉन शाइनी होते हैं. लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, ये सारे एग्जांपल्स हैं ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स. As far as the extraction of minerals is concerned, मैंने आपको बिगनिंग में बताया कि ये जो मिनरल्स हैं ये अर्थ के सरफेस के ऊपर भी मिलते हैं और अर्थ के इंटीरियर में भी मिलते हैं. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, द रीजन ऑफ द अर्थ जहाँ पे ये मिनरल्स प्रेजेंट हैं, तो इनको एक्सट्रैक्ट करने के जो प्रोसेसेस हैं वो डिफरेंट हैं. अब ये जो प्रोसेसेस हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. वन इज माइनिंग, सेकेंड इज ड्रिलिंग and the third one is quarrying. Mining हमेशा उन minerals की होती है which are found at relatively deeper depth. और on the other hand drilling जो है ये बेसिकली की जाती है ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो कि अर्थ के काफ़ी नीचे, क्रस्ट के काफ़ी नीचे प्रेजेंट होते हैं, तो काफ़ी डीप बोर्स बनाए जाते हैं और वहाँ से ड्रिलिंग प्रोसेस से इनको निकाला जाता है. एंड द थर्ड वन इज क्वेरिंग. क्वेरिंग अंडरटेक की जाती है इन दोज मिनरल्स विच आर फाउंड जस्ट नियर और एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ. माइनिंग जो है डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ ऑफ मिनरल्स अवेलेबल, ये ओपन कास्ट हो सकती है या फिर ये शाफ्ट माइनिंग हो सकती है. ओपन कास्ट होती है शैलो डेप्थ पे, और जो शाफ्ट माइनिंग होती है ये उन मिनरल्स के केस में की जाती है जो कि रिलेटिवली डीपर डेप्थ में मिलते हैं. Now, as far as mining is concerned, this is simply the process by way of which we are extracting minerals from the Earth's interior. On the other hand, open cast mining जो है ये shallow depth पे present minerals की होती है, जिसमें सिर्फ surface layer को remove किया जाता है and the minerals are present just below the surface. Shaft mining on the other hand involves
डीप बोर्स जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं क्योंकि इस केस में जो मिनरल्स हैं वो काफ़ी डीपर डेप्थ में मिलते हैं। तो ये जो डीप बोर्स हैं जिनको हम शाफ्ट्स कहते हैं, इनसे निकाले जाते हैं वो मिनरल्स जो कि काफ़ी ज़्यादा डेप्थ पे मिलते हैं। ड्रिलिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया, दिस इज इन केस ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इस केस में काफ़ी डीप वेल्स जो हैं दे आर डग इनसाइड द अर्थ, क्रस्ट के काफ़ी नीचे तक इन वेल्स को डिग किया जाता है एंड वहाँ से पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट होती है। एंड देन क्वेरिंग आर दोज मिनरल्स जस्ट which are found on the surface or just at the surface of the earth। जैसे लाइमस्टोन क्वेरीज होती हैं, आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा, स्पेशली इन द हिली एरियाज। अगर हिमाचल प्रदेश साइड में आप जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइमस्टोन क्वेरीज हैं। सो चूने के पहाड़ हैं एंड विच आर बीइंग ब्रोकन डाउन बाय अर्थ मूवर्स एंड अदर हैवी मशीनरी। सो वो सारी क्वेरीज होती हैं। Then as far as the minerals are concerned, वो हमने already discuss किया है that minerals are unevenly distributed and rock formations जो हैं they are really very important in identifying that which type of mineral will be found in a particular rock। हर एक रॉक के साथ एक पर्टिकुलर मिनरल जो है वो एसोसिएटेड होता है। अब जैसे जो मेटालिक मिनरल्स हैं, आयरन बेयरिंग और मे बी नॉन फेरस मिनरल्स ऑल्सो, जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन और मैंगनीज, दे आर यूजुअली एसोसिएटेड विद आइदर इग्नियस रॉक्स और विद मेटामॉर्फिक रॉक्स। ऑन द अदर हैंड जो नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं लाइक जिप्सम, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एट्सेट्रा, ये सारे सेडिमेंट्री रॉक्स के साथ एसोसिएटेड हैं। अनदर थिंग, as far as petroleum, natural gas and coal is concerned, जिनको हम fossil fuels भी कहते हैं, ये हमेशा सेडिमेंट्री रॉक्स में ही मिलेंगे क्योंकि जो हाई टेम्परेचर्स एसोसिएटेड हैं विद द फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, अगर किसी एक एरिया में कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्रेजेंट भी होगी तो वो जल के खत्म हो जाएगी बिकॉज ऑफ द वेरी हाई हीट विच इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक। इसलिए हम कहते हैं कि इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स में फॉसिल फ्यूल्स को ढूंढना जस्ट यूजलेस है। तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं दे आर एसोसिएटेड विद सेडिमेंट्री रॉक्स। Then as far as the mineral distribution in the world is concerned, all the continents of the world are having minerals in them। वो अलग बात है कि जो quantity of minerals है वो वेरी करता है from continent to continent। अब एक एक करके अगर हम इनको डिस्कस करें, so first of all we have the continent of Asia, one of the richest मिनरल डिपॉजिट्स जो हैं एशिया में वो मिलते हैं स्पेशली इन द कंट्रीज ऑफ चाइना एंड इंडिया। सो इस केस में अगर हम देखें तो चाइना एंड इंडिया काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स हैं आयरन ओर के। अपार्ट फ्रॉम आयरन ओर जो मैंगनीज ओर है और जो टिन है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलता है। इनफैक्ट हेयर यू कैन सी दैट एशिया इज प्रोड्यूसिंग मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन। सो एशिया जो है वो लीडर है एज फार एज टिन प्रोडक्शन इज कंसर्न। उसके अलावा मलेशिया एंड चाइना जो हैं और इंडोनेशिया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो टिन है वो प्रोड्यूस होता है। चाइना इज ऑल्सो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एंटीमनी, टंगस्टन एंड लेड। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में लेड, जिंक, टंगस्टन इसके जो रिजर्व्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट निकल, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम और बॉक्साइट, ये जो मेटल्स हैं ये भी एशिया में काफ़ी ज़्यादा हाई क्वांटिटी में मिलते हैं। सो ये आप इस मैप में देख सकते हो, दिस सिंबल आउट हेयर इज आयरन। सो आयरन डोमिनेंस कैनेडियन शील्ड ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो है, जिसको हम लॉरेंशियन शील्ड भी कहते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आयरन ओर मिलता है। प्लस ये जो ग्रेट लेक्स रीजन है ऑफ यूएसए, यहाँ पे भी काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ आयरन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके अलावा इन द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका हेयर यू सी ब्राज़ील विच इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन दिस कॉन्टिनेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट चिली में भी आयरन ओर मिलता है। देन in case of Africa, it is South Africa as well as the Western Africa, जिसमें घाना कंट्री जो है वहाँ पे काफ़ी आयरन ओर है। देन फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, यूके, इन यूरोप
and Russia. Russia of course is having great amount of iron. So Russia, Kazakhstan, Ukraine इन countries में आ रहा है. Then India, it is the peninsular India, जो igneous rocks हैं of peninsular India, these are iron ore bearing rocks. Apart from that, Western Australia. So here we have seen that all the continents, हम एंटार्क्टिका बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि आज तक अभी एंटार्क्टिका में जो कमर्शियल माइनिंग है दैट हैज़ नॉट स्टार्टेड, सिर्फ जो रिसोर्सेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी को आइडेंटिफाई किया गया है. सो एज फार एज द अदर कॉन्टिनेंट्स आर कंसर्न, वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन चल रहा है. देन यू लुक एट कॉपर. अब कॉपर को अगर हम इसके एरियाज देखें, कॉपर इज एसोसिएटेड विद वोल्केनिक रॉक्स. वो एरियाज जहाँ पे एक्टिव वोल्केनिज्म है वहाँ पे हमें कॉपर के काफ़ी रिच डिपॉजिट्स मिलते हैं. इसका फाइनेस्ट एग्जांपल जो है दिस इंडियन माउंटेन रेंज. तो इट इज़ पेरू, इक्वेडोर, बोलिविया, चिली, ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉपर जो है वो मिलता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, रॉकी माउंटेन रेंज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, अगेन ये वोल्केनिकली एक्टिव एरियाज हैं. इसके अलावा कॉपर जो है ये हमें मिलता है इन अफ्रीका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ज़ैम्बिया, साउथ अफ्रीका, वहाँ पे लोकेटेड है. एंड देन वी हैव दिस एरिया ऑफ रशिया जहाँ पे यूक्रेन, कजाकिस्तान एंड रशिया, इधर भी काफ़ी ज़्यादा कॉपर डिपॉजिट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं. अनफॉर्चुनेटली इंडिया के जो कॉपर रिजर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में हैं. And then we have bauxite. Now if you look at bauxite, तो bauxite का majority of concentration जो है that is Australia. So Australia में ये Cape York Peninsula जो है, this portion, ये है leading producer. Then उसके अलावा copper हमें मिल रहा है bauxite हमें मिल रहा है in West African nations, North, East, South America, Guyana Highlands, then Venezuela, so British Guyana, ये countries हैं. Then Jamaica and other Caribbean islands, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा bauxite available है. Plus we have Malaysia, China, India also is having one of the richest deposits of bauxite in the world. So आपने देखा कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्वाइट अनइवन है. देर आर फ्यू कंट्रीज जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स कॉन्सेंट्रेशन है एंड देन देर आर सर्टन एरियाज जहाँ पे हमने मिनरल अवेलेबिलिटी की बात ही नहीं की. फॉर एग्जांपल दिस एंटायर रीजन, सहारा रीजन और जो ये वेस्ट एशियाटिक रीजन है, यहाँ पे आयरन ओर, कॉपर, बॉक्साइट वगैरह कुछ नहीं मिलता है. ऑफ कोर्स ये जो एरिया है दिस इज ऑयल रीजन ऑफ द वर्ल्ड. देन as far as Europe is concerned, Europe जो है this is the leading producer of iron ore in the world. अगर आप continent wise देखो then it is the continent of Europe, क्योंकि UK, Germany, Belgium, France, Spain, Sweden, ये सारे countries जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा large quantity में iron ore जो है वो produce करते हैं. उसके अलावा यूक्रेन एंड रशिया जो है यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा आयरन ओर जो है वो डिराइव होता है. Then apart from iron ore, it is zinc, lead, copper, manganese and nickel which is also coming from European nations, especially Eastern Europe and European Russia. Then in the continent of North America हम very well identify करते हैं few regions जहाँ पे बहुत ज़्यादा mineral concentration है. First region जो है that is the entire Canadian Shield. जो Northern Canada है तो ये जो कैनेडियन शील्ड है दिस इज़ वन एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें रिसोर्सेज मिलते हैं एंड दिस इज स्पेशली द ग्रेट लेक्स रीजन. एक्चुअली जो ये ग्रेट लेक्स रीजन है ये कॉमन है बिटवीन कनाडा एंड यूएसए. सो जो यूएसए में भी ग्रेट लेक्स रीजन है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे आयरन ओर, कोल अवेलेबिलिटी इतना ज़्यादा है कि ये यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करता है. Apart from this great lakes region, we have the Appalachian mountain region जो कि Atlantic seaboard के along lie करता है in eastern USA. So this Appalachian region is rich in iron ore and coal deposits apart from manganese, copper, bauxite, etc.
एंड द थर्ड रीजन इज ऑफ कोर्स द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट. सो इसमें रॉकी माउंटेन्स आते हैं, मिसाबी रेंज आती है, देन वी हैव सेरा नेवेडा माउंटेन रेंज इन द वेस्टर्न यूएसए रीजन. सो ये सारा एरिया जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं. सो इफ वी टॉक अबाउट द स्पेशल मिनरल्स, सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आयरन ओर एंड कोल तो है ही, उसके साथ वी हैव निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर जो कि इस पूरे रीजन से आ रहा है, दैट इज कैनेडियन शील्ड, एंड अपलेशियन जो है दैट इज आयरन ओर एंड कोल डोमिनेंस. जो वेस्टर्न कॉर्डेलरन रेंज है, वेस्टर्न कॉर्डेलरा, एक्चुअली ये जो टर्म है कॉर्डेलरा, दिस रेफर्स टू अ वेरी कॉम्प्लेक्स माउंटेन सिस्टम in which mountains belonging to different type as well as different time are found together. मतलब जो ये वेस्टर्न कॉर्डेलरन रीजन है ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस हैं वो अलग अलग टाइप की हैं. फोल्ड माउंटेन्स भी हैं, वोल्केनिक माउंटेन्स भी हैं, ब्लॉक माउंटेन्स भी हैं. अब जैसे फोल्ड माउंटेन्स है रॉकी माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स है सेरा नेवेडा माउंटेन्स, एंड देन वी हैव वोल्केनिक माउंटेन्स जिसमें माउंट सेंट हेलेंस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल. तो ये सारे के सारे माउंटेन्स अलग अलग टाइप के इकट्ठे मिलते हैं, प्लस ये जो माउंटेन्स हैं ये अलग अलग टाइम पीरियड में बने हैं. सो इस कॉम्प्लेक्स माउंटेन सिस्टम को हम कॉर्डेलरा कहते हैं. सो एक वेस्टर्न कॉर्डेलरा है, एक ईस्टर्न कॉर्डेलरा है इन द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एज वेल एज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका. तो जो हम ये एंडीज माउंटेन रेंज या रॉकीज का नाम लेते हैं ना, दिस इज ओनली वन ऑफ द रेंज ऑफ this western cordilleral system of North America और South America. So इस एरिया में हमें मिलता है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डोमिनेंस है, डोमिनेट करता है अपार्ट फ्रॉम लेड एंड जिंक. देन मिनरल ऑयल, जहाँ तक इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम देखें, सो ये देखो, ये है एरिया, वेस्ट एशिया वाला एरिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑयल वेल्थ जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है. इन नॉर्थ अमेरिका इट इज़ वेनेजुएला, कोलंबिया रीजन, दिस इज़ द एरिया. देन कुछ ब्राज़ील और चिली में भी मिलता है. यूएसए इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट एरिया, जहाँ पे इट इज़ अ ह्यूज रीजन जहाँ पे ऑयल कॉन्सेंट्रेटेड है. इंडिया में नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड वेस्ट इंडिया. देन उसके अलावा यूरोप में नॉर्वे और ये पूरा नॉर्थ सी वाला एरिया जो है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑयल जो है वो प्रेजेंट है. और अफ्रीका में अगर हम देखें तो लिबिया, अंगोला, दीज कंट्रीज हैव रिच रिसोर्सेज ऑफ पेट्रोलियम. एंड जो कोल है, कोल में ऑफ कोर्स डोमिनेंस आती है चाइना की. यूरोप में जर्मनी, पोलैंड, ये कंट्रीज हैं. एंड देन वी हैव रशिया, जिसमें यूक्रेन, कजाकिस्तान एंड रशिया, अगर इन सारे कंट्रीज़ को हम देखें तो बहुत ज़्यादा कोल जो है वो इन एरियाज़ में प्रेजेंट है. और इंडिया में भी इट इज़ द पेनिनसुलर इंडिया, जो रिवर वैलीज़ हैं ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, दामोदर रिवर वैली, देन वी हैव गोदावरी रिवर सिस्टम, और वी हैव सोन वर्धा रिवर वैलीज, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो कोल है वो प्रेजेंट है. साउथ अमेरिका, नाउ एज फार एज दिस कॉन्टिनेंट इज कंसर्न, दिस इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर. ब्राज़ील इटसेल्फ इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, रादर वर्ल्ड का वन ऑफ द रिचेस्ट एरिया इन टर्म्स ऑफ आयरन ओर डिपॉजिट, दैट इज इटाबिरा, दैट इज लोकेटेड इन ब्राज़ील. उसके अलावा चिली एंड पेरू, दीज टू कंट्रीज आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर. चिली जो है वो वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 35% ऑफ टोटल कॉपर जो है वो प्रोड्यूस करता है, मोनोपोली है उसकी. देन ब्राज़ील एंड बोलिविया जो है, दिस इज दीज टू कंट्रीज आर अमंग्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टिन इन द वर्ल्ड. देन apart from all these resources, we have chromium, manganese, nickel, mica, platinum, asbestos, diamond, gold, silver, etc. जो कि इस पूरे रीजन में मिलता है. देन एज फार एज मिनरल ऑयल इज कंसर्न, उसमें है डोमिनेंस ऑफ वेनेजुएला एंड कोलंबिया. ये है रीजन लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ साउथ अमेरिका, मैराकाइबो बे रीजन, जो कि वेनेजुएला और कोलंबिया शेयर करते हैं. उसके अलावा अर्जेंटीना, चिली एंड पेरू, यहाँ पे भी ऑयल जो है पेट्रोलियम दैट इज प्रेजेंट. Africa is the
leader as far as the production of gold, diamond and platinum is concerned. It means that जो world के most precious resources हैं, क्योंकि प्लैटिनम रेयरेस्ट मेटल है, गोल्ड इंटरनेशनल करेंसी है, बुलियन, सो दिस इज इन ग्रेट डिमांड, एंड डायमंड जो है दैट इज द मोस्ट प्रेशियस स्टोन प्रेजेंट. सो इन सारे रिसोर्सेज की जो डोमिनेंस है दैट इज इन अफ्रीका. साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ायरे, दे आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ गोल्ड. वर्ल्ड की जो बेस्ट माइंस हैं गोल्ड की एंड द रिचेस्ट माइंस, दे आर प्रेजेंट इन दीज 3 countries. Other than that, अफ्रीका में कॉपर, आयरन ओर, मैंगनीज, बॉक्साइट, यूरेनियम, देन कोबाल्ट एक्सेट्रा ये भी मिलते हैं. एंड जो ऑयल है वो बेसिकली मिलता है इन नाइजीरिया, लिबिया एंड अंगोला. सो नाइजीरिया जो है दिस इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका. ऑस्ट्रेलिया is the largest producer of bauxite in the world, क्योंकि Australia has the largest reserves of bauxite. Bauxite is the ore of aluminium. And Australia में अगर आप mineral distribution देखो तो bauxite जो है वो तो नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है, लेकिन जो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे आयरन ओर, गोल्ड, उसके अलावा लेड, जिंक, मैंगनीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं. सो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ये 2 रीजन्स हैं, कलगुडली एंड कूलगार्डी, दे आर फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर, मैंगनीज एंड गोल्ड. बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स जो हैं वो यहाँ पे मिलते हैं. Then we have the continent of Antarctica. Now as far as Antarctica is concerned, Antarctica में जो रिसोर्स इन्वेंट्री हुई है और आप कह सकते हो जो सर्वे किया गया है, जो रिमोट सेंसिंग टेक्निक से डिफरेंट मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया गया है, इट हैज़ बीन फाउंड दैट दिस कॉन्टिनेंट कंटेन्स वेराइटी ऑफ मिनरल्स. एंड ये जो वेराइटी ऑफ मिनरल्स हैं उसमें प्राइमरली आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर जो है एंड एज वेल एज पेट्रोलियम, ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट प्रेजेंस में मिलता है, स्पेशली इन ईस्ट एंटार्क्टिका, दैट इज प्रिंस चार्ल्स माउंटेन सिस्टम इन ईस्ट एंटार्क्टिका. बट आज की डेट में यहाँ पे माइनिंग नहीं स्टार्ट हुई है, लेकिन कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन इज पॉसिबल बिकॉज बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी है. एज फार एज द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर कंसर्न. नाउ हम नेक्स्ट अब बात करते हैं एनर्जी सोर्सेज की. एनर्जी सोर्सेज को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल. कन्वेंशनल हैं द ओल्डर सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि हम आज तक यूज करते आए हैं इन ऑर्डर टू जनरेट हीट energy which was further then converted into electrical energy or some other form of energy for running of machines or for doing operations. So ये जो conventional form of energy हैं उसमें mainly हमारे पास आता है petroleum. अब petroleum basically has been derived from 2 words, petra जिसका मतलब होता है rock, oleum is oil, rock oil, क्योंकि ये sedimentary rocks के बीच में present होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है, तभी इसको रॉक ऑयल बोला जाता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड गोल्ड बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ दिस रिसोर्स. सो पेट्रोलियम इज अ कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी. नेचुरल गैस इज यूजुअली फाउंड अलॉन्ग विद पेट्रोलियम, ये भी एक कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी है. देन वी हैव फायरवुड और कोल, एंड देन फाइनली वी हैव हाइडल पावर. सो ये जो 5 मीन्स हैं ये हैं कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब इन मीन्स को अगर हम कंसिडर करें, सो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इन तीनों को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि बेसिकली ये फॉसिलाइज्ड रिमेन्स हैं ऑफ आइदर प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ, जो कि अंडर हाई हीट एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म हो गए इनटू कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. ये स्टोर्ड कार्बन है इनमें. जब भी कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस को बर्न किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है सिस्टम में, और जिसके कारण वी गेट पोल्यूशन ऑल्सो एंड वी गेट द एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हम विटनेस कर रहे हैं. सो दिस इज very polluting forms of energy. Similarly firewood भी बेसिकली क्या है, जिससे हम वुड को बर्न करते हैं तो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सिस्टम में रिलीज होती है, तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है इसके साथ एसोसिएटेड है. सो लेट्स कंसिडर
फर्स्ट ऑफ ऑल ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि दोनों इन क्लोज एसोसिएशन मिलते हैं. सो बोथ ऑयल एंड नेचुरल गैस आर वेरी इजी टू ट्रांसपोर्ट, और इनके लिए जो चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज पाइपलाइंस. तो इट इज वाया पाइपलाइंस और थ्रू द पाइपलाइंस दैट वेरी कन्वीनियंटली पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कैन बी ट्रांसपोर्टेड. सो पेट्रोलियम जो है उसको आराम से रिफाइनरीज में आप पाइपलाइंस के थ्रू भेजो, और रिफाइनरीज से कंजम्पशन सेंटर्स में थ्रू पाइपलाइंस इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है. एंड ऑयल इज हैविंग ग्रेट डिमांड इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज. सो पेट्रोलियम बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये यूसेज इसका होता है. ऑयल नेचुरल गैस अगर आप देखो तो इसमें नो डाउट इट इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल, लेकिन द अमाउंट ऑफ कार्बन रिलीज्ड इज रिलेटिवली लेस एज कंपेयर टू कोल एंड पेट्रोलियम. लेकिन इन दोनों फॉसिल फ्यूल्स की अगर हम डिसएडवांटेजेस देखें तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी गैस लीकेज होता है या पेट्रोलियम लीकेज होता है, उस स्पिल के कारण अगर वाटर बॉडीज के ऊपर स्पिल हुआ है तो क्योंकि ऑयल जो है इट इज़ लेस डेंस दैन वाटर, गैस इज लेस डेंस दैन वाटर, सो ये सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है एंड कट्स ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई इन दी लोअर लेयर्स. तो इसके कारण धीरे धीरे जो एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना है या मरीन फ्लोरा एंड फौना है वो धीरे धीरे मरने लग जाता है. सेकेंडली ये जो है इट इज़ द फॉर्म ऑफ pollutants like nitrous oxides और sulfur oxides जो कि एसिड रेन के सोर्सेज हैं. सो एटमॉस्फेयर में ये जो सल्फर ऑक्साइड्स या नाइट्रस ऑक्साइड्स पहुंचती हैं जिसके बाद में सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड बनता है जो कि रेनफॉल के साथ नीचे आता है एज एसिड रेन, वो जनरेट होता है बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. एंड मोर ओवर जो एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिसोर्सेज है एंड द माइनिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज ड्रिलिंग के थ्रू, दैट्स अ वेरी वेरी टीडियस एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस. उसके बाद नेक्स्ट आता है फायरवुड. अगर हम फायरवुड को देखें तो ये मोस्ट इजीली अवेलेबल रिसोर्स है, कॉमन है और बहुत सारे जो लोग हैं वो इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं. एंड मोर ओवर ये एनर्जी प्रोवाइड करता है टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. ऑन दी अदर हैंड अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें सो फ्यूल फायरवुड और फ्यूल वुड बेसिकली टेक्स टाइम टू गेट कलेक्टेड. इट इज ऑल्सो पोल्यूटिंग, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. इट एनहांसेस द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड इसके कारण डिफॉरेस्टेशन हो रहा है जो इससे फर्दर ग्रीन हाउस या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इंक्रीज होती है. कोल जो है दिस इज वन ऑफ, आप कह सकते हो कि कोल इज द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दैट इज द रीजन व्हाई कोल जो है वो आज की डेट में मेजॉरिटी ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है out of conventional energy resources. Out of all the conventional forms of energy, coal सबसे ज़्यादा popular है क्योंकि coal की availability बहुत ज़्यादा है and this can be efficiently converted into heat energy. But again, it being a fossil fuel, it is a huge generator of carbon dioxide and causes global warming. Moreover, it is very bulky item, so transportation of coal जो है ना, that is a very tedious task and very expensive task. And finally, we have hydel power. Now, as far as hydel power is concerned, this is simply the energy of flowing water is harnessed to convert it into either electricity or maybe for running other operations. So, इस केस में अगर हम देखें क्योंकि ये वाटर की एनर्जी को टैप कर रहा है, मूविंग वाटर की एनर्जी को, तो ये नॉन पोल्यूटिंग है एंड इजीली इरिगेशन और फिशिंग प्रमोट करता है एंड दिस इज वेरी चीप फॉर्म ऑफ पावर. ऑन द अदर हैंड अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस देखें तो कहीं पे भी अगर हमने हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाना है तो उस केस में एक डैम बनाया जाता है एंड पानी को कलेक्ट किया जाता है बिहाइंड दैट डैम टू फॉर्म अ रिजर्वायर और इस रिजर्वायर के चलते बहुत ज़्यादा एरिया जो है उसको सबमर्ज करना पड़ता है अंडर वाटर, तो प्रेशियस लैंड लूज होता है, फ्लोरा एंड फौना बैडली इम्पैक्ट होता है एंड इट ऑल्सो लीड्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल. एंड नॉट ओनली दैट, हाइडल पावर हार्नेस करने के लिए जो ये पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, डैम, रिजर्वायर एंड ये पूरा ऑपरेशन, इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. इसका जो
जेस्टेशन पीरियड है वो आराम से 10 से 15 साल हो सकता है, तो ये बहुत लंबा टाइम स्पैन है, तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। नाउ एज फार एज कोल इज कंसर्न, कोल जो है इसको बहुत सारे कंट्रीज प्रोड्यूस कर रहे हैं वर्ल्ड में, जिसमें we have countries like China which is the largest producer of hard coal in the world. उसके अलावा we have USA, Germany which is the largest producer of soft coal in the world. Soft coal होता है lignite, तो Germany जो है this is the largest producer of lignite in the world. Then Russia, South Africa, France etc. उसके अलावा इंडिया में अगर हम देखें, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो कोल है दैट इट इज़ फाउंड इन द रिवर वैलीज, सो झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देन तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें कोल रिजर्व्स जो हैं वो मिलते हैं। द फेमस कोल माइंस ऑफ इंडिया आर रानीगंज, झरिया, बोकारो, धनबाद एरिया। धनबाद बेसिकली इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, जहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा कोल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो प्रेजेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में सबसे बड़ा रीजन जो है, वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं ऑफ पेट्रोलियम, दे आर लोकेटेड इन वेस्ट एशिया। कंट्रीज इंक्लूडेड सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, बहरीन, यूएई, कतर एट्सेट्रा। इन सारे कंट्रीज़ के पास काफ़ी ज़्यादा पेट्रोलियम रिजर्व्स जो हैं वो प्रेजेंट है। इसके अलावा जो दूसरे प्रोड्यूसर्स हैं उसमें आता है यूएसए, देन वी हैव रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान। अगर आप ये अनडिवाइडेड रशिया देखो ना तो उसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है ऑफ पेट्रोलियम। Then we have Venezuela which is the leading producer of oil in South America, and Algeria, Nigeria etc. And in India अगर हम देखें तो we have Digboi oil field in North East India, असम में। ये इंडिया की ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है। और उसके बाद ऑफ शोर ड्रिलिंग चल रही है ऑफ पेट्रोलियम इन अरेबियन सी रीजन जिसका नाम है बॉम्बे हाई, located off the coast of Mumbai, and then the Krishna Godavari basins और the Krishna Godavari deltaic regions जहाँ पे पेट्रोलियम जो है वो along the east coast of India हमें मिलता है। As far as natural gas is concerned, then USA, Russia, Iran, Qatar, China, Canada, Australia, they are the major producers of natural gas. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जहाँ पे पेट्रोलियम मिलेगा उसके साथ नेचुरल गैस का भी मिलने का चांस होता है। इट इज़ नॉट ऑलवेज, बट जब भी नेचुरल गैस मिलेगी तो उसके क्लोज एसोसिएशन में पेट्रोलियम होता है। सो इस केस में इंडिया में अगर हम देखें तो इट इज़ बॉम्बे हाई, अगेन दैट कृष्णा गोदावरी बेसिन, देन वी हैव कैम्बे बेसिन, ये गुजरात में है, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया, देन त्रिपुरा एंड असम। सो दिस एंटायर एरिया इज हैविंग natural gas. As far as the hydel power is concerned, 1/4 of the total electricity generated in the world is basically coming from river energy or by harnessing the power of this water. So जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं वर्ल्ड में ये वो हैं जहाँ पे ह्यूज रिवर्स जो हैं वो अपने कोर्स में नेचुरल वाटरफॉल्स बनाते हैं, एंड दीज वाटरफॉल्स आर द आइडियल साइट्स for the construction of hydel power projects. So countries like Paraguay, Norway, Brazil and China, they are the leading producers of hydel power in the world. इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में वो जो नियाग्रा फॉल्स वाला एरिया है, यूएसए, कनाडा combined together are also big generators of hydel electricity. इन इंडिया बहुत ज़्यादा हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पेनिनसुलर इंडिया में लगाए गए हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखो तो वी हैव द बिगेस्ट डैम, दैट इज द भाखड़ा नंगल डैम। नर्मदा के ऊपर वी हैव सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट, देन वी हैव नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट ऑन रिवर कृष्णा और दामोदर वैली प्रोजेक्ट ऑन रिवर दामोदर। तो ये बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हैं ये इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आते हैं ये है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, जिनको हम ऑल्सो कहते हैं न्यूअर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये वो हैं विच आर नाउ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी other than what have been used until now. We are now gradually switching over to non-conventional energy sources because they are non-polluting in nature.
कन्वेंशनल सोर्सेज जो हैं वो मेजरली फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं या फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं एक्सेप्ट फॉर हाइडल पावर. लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं दीज आर वेरी क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी और जो सोर्स है वो अबंडेंस में प्रेजेंट है नेचर में एंड इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. जैसे द पावर ऑफ मूविंग विंड. सो विंड जो है वो हर जगह पे चलती है एंड वो एरियाज जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो करती हैं ऑफ कोर्स वहाँ पे हम विंड एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं. इन द सेम वे वी कैन हार्नेस द एनर्जी ऑफ सन, द हीट ऑफ द सन और द एनर्जी ऑफ वेव्स और द एनर्जी ऑफ टाइड्स और मे बी द हीट कमिंग फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जियोथर्मल एनर्जी. ये हैं सारे हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज. सो एज फार एज विंड एनर्जी इज कंसर्न, इस केस में सी नॉन पोल्यूटिंग. एडवांटेजेस क्या हैं? इट इज नॉन पोल्यूटिंग इन नेचर, लो setting up cost and it is very safe and clean form of energy. बट इसके ड्रॉबैक्स भी हैं. ड्रॉबैक्स में क्या है, जो बड़ी बड़ी विंड मिल्स लगाई जाती हैं वो रोटर्स और ब्लेड्स काफ़ी बड़े होते हैं और जिस टाइम विंड के कारण वो मूव करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा शोर करते हैं. इट्स लाइक अ ह्यूज फैन विच इज़ गोइंग ऑन विच इज़ मूविंग. सो नॉइस पोल्यूशन इसके साथ एसोसिएटेड है. विंड मिल का जो इनिशियल सेटिंग अप कॉस्ट है दैट्स क्वाइट एक्सपेंसिव एंड जो विंड मिल्स हैं दे डिस्टर्ब द रेडियो एंड टीवी रिसेप्शंस क्योंकि सिग्नल्स को वो डिस्टर्ब करता है. एंड देन दीज ह्यूज मूविंग ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल आर ऑल्सो डेंजरस टू बर्ड्स क्योंकि बर्ड्स उनके बीच में फंस के दे कैन इवन लूज देयर लाइफ. तो काफ़ी सीरियस इंजरी भी हो सकती है. देन वी हैव सोलर एनर्जी. नाउ एडवांटेजेस अगर आप देखो, फ्रीली अवेलेबल इन अनलिमिटेड अमाउंट, मतलब इनएग्जॉस्टिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है एंड नॉन पोल्यूटिंग इन नेचर. लेकिन इसका अगर आप डिसएडवांटेज देखो तो ये एक्सपेंसिव पड़ता है क्योंकि सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए एक बहुत बड़े एरिया में हमें सोलर पैनल्स लगाने पड़ते हैं विच आर टैपिंग द एनर्जी एंड देन वहाँ से फिर हम इसको जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को. तो वो एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको आप चाहे सोलर पॉन्ड बना रहे हो या सोलर फार्म बन रहा है और इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन ऑफ मिरर्स या सोलर पैनल्स चल रहा है तो ये पूरा ऑपरेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है. अनदर थिंग, डिफ्यूज सोर्स है ये, सो बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है. अब डिफ्यूज का मतलब क्या है? अगर तो वर्टिकल रेडिएशंस अर्थ के ऊपर पहुंच रही हैं तो इनकी हीट रेडिएशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं क्योंकि वर्टिकल रेडिएशंस जो हैं वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर क्रॉस करती हैं एंड एज सच द लॉस ऑफ हीट और लॉस ऑफ सोलर रेज इज लेस. लेकिन अगर ये जो रेज हैं ये स्लांटिंग आती हैं तो उस केस में ये स्लांटिंग रेडिएशंस एटमॉस्फेयर का काफ़ी बड़ा हिस्सा कवर अप करती हैं और दे पास थ्रू अ ह्यूज सेक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर. और एटमॉस्फेयर के बीच में बहुत सारे ऐसे मीडियम्स हैं जिसके कारण ये जो सोलर रेज हैं ये स्पेस में वापस डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, या तो स्कैटर हो जाएंगी या एब्जॉर्ब हो जाएंगी और दे आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द क्लाउड्स विदाउट हीटिंग. सो इन सारे प्रोसेसेस में क्या हुआ है, उसका ओवरऑल डिफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा हो गया है, हेंस इट बिकम्स एक्सपेंसिव ऑल्सो एंड बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो वेस्ट चली जाती है. टाइडल एनर्जी, दैट इज द एनर्जी हार्नेस्ड फ्रॉम द टाइड्स, हाई टाइड एंड लो टाइड. तो वो एरियाज जहाँ पे टाइडल रेंज काफ़ी अच्छी है, मतलब जो हाइट डिफरेंस है बिटवीन दी हाई टाइड एंड द लो टाइड, अगर वो एटलीस्ट 5 मीटर्स है तो उन सारे एरियाज में हम टाइडल एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं. As far as the harnessing of tidal energy is concerned, I'll just show you in this diagram कि यहाँ पे basically चलता कैसे है कि हाई टाइड के टाइम पे एक्चुअली एक बराज कंस्ट्रक्ट कर रखा होता है along the coast, जहाँ जिसके गेट्स ओपन अप कर देते हैं एट द टाइम ऑफ हाई टाइड. तो हाई टाइड के टाइम पे जो गेट्स हैं उनके थ्रू जो पानी है वो बराज के पीछे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है. अब जिस टाइम एक बार पूरा पानी अंदर को मूव कर रहा है तो इन टर्बाइंस को घुमाता हुआ जाता है, रोटेट करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है.
आफ्टर द वाटर हैज फिल्ड अप बिहाइंड द बराज, उसके बाद ये जो गेट्स हैं, स्लूस गेट्स हैं, इनको बंद कर दिया जाता है। देन लो टाइड की वेट की जाती है जो कि लगभग 6 घंटे 13 मिनट के बाद आएगी। सो वंस द सी लेवल हैज रिसीडेड टू द मैक्सिमम, उस टाइम ये गेट्स दोबारा से खोल दिए जाते हैं और ये जो पीछे स्टोर्ड वाटर था अब वो बाहर को सी की तरफ दोबारा जाना शुरू होगा एंड विद द मूवमेंट ऑफ द वाटर ये टर्बाइंस फिर से रोटेट करेंगी एंड उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है। सो ये जो टाइडल एनर्जी है अगेन ये नॉन पोल्यूटिंग है और ये इनएग्जॉस्टिबल है क्योंकि टाइड्स जो हैं वो एक नेचुरल फिनोमिना है, हर रोज हाई टाइड लो टाइड जो है वो कॉमनली आती है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इट इज़ वेरी डेंजरस टू द मरीन लाइफ। कोस्टल एरियाज में जो ये टाइड्स हैं ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं टू द फिशरीज एंड अदर मरीन ऑर्गेनिजम्स जो कि यहाँ पे रहते हैं। एंड मोर ओवर टाइडल एनर्जी काफ़ी डिफिकल्ट है हार्नेस करने के लिए क्योंकि जो आइडियल एरियाज हैं जहाँ पे बराजेस बन सकते हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। ऊपर से ये पूरी कंस्ट्रक्शन जो है उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई चली जाती है। मोर ओवर टाइडल एनर्जी सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए जनरेट होगी, सिर्फ एट द टाइम ऑफ हाई टाइड एंड लो टाइड, अदरवाइज ये आइडियल रहती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी, जिसमें बेसिकली यूरेनियम, थोरियम इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनकी डिसइंटीग्रेशन होती है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। तो कंट्रोल्ड कंडीशंस में ये फिजन रिएक्शन होता है जिसके कारण ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड। सो बहुत ही कम क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो जाती है, बट ये काफ़ी सारा रेडियो एक्टिव मटेरियल को जनरेट करता है, काफ़ी ज़्यादा वेस्ट इन्वॉल्व है और क्योंकि रेडिएशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं तो इनका जो लीकेज है दैट इज़ रियली वेरी डेंजरस एंड डिस्पोजल ऑफ दिस रेडियो एक्टिव वेस्ट इटसेल्फ इज़ अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम एंड मोर ओवर न्यूक्लियर एनर्जी इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव. Then we have biogas. Biogas is simply the gas which is generated from the animal and human waste. अब चाहे वो वेजिटेबल कंपोस्ट है या वेजिटेबल है या आप कह सकते हो कि किचन वेस्ट है या फिर एनिमल एक्सक्रीटा है या ह्यूमन वेस्ट है, तो इन सारे मटेरियल्स को एक पिट के फॉर्म पे एक पिट में डाल दिया जाता है। तो धीरे धीरे अब ये एयर टाइट कंडीशंस में काम हो रहा है, इसमें decomposition is going on, there are lots of bacterias which are operating upon it and धीरे धीरे क्या होता है, this bacteria emits gas. अब ये जो गैस है ये प्राइमरीली मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है एंड इट इज़ कंबस्टिबल. सो वो जो गैस है वो हम बर्न कर सकते हैं कुकिंग पर्पसेस के लिए. जो लेफ्ट ओवर है वो बेसिकली मेन्योर्स होते हैं जिनको आप एज फर्टिलाइजर्स और नेचुरल मेन्योर हम एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं. सो बायोगैस का जो पोटेंशियल है दैट इज क्वाइट हाई एंड मोर ओवर लो कॉस्ट है क्योंकि एग्रीकल्चरल सिस्टम्स में जो मेन रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है वो बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में जनरेट होता है. इट इज़ वेरी इजी टू ऑपरेट, कोई हाई कॉस्टिंग जो है या कोई डिफिकल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इसका एंड इट मेक्स यूज ऑफ बायो वेस्ट. बट डिसएडवांटेज क्या है दैट इट कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट और इट बेसिकली बर्न्स कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि ये जो गैस है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एंड देन वी हैव द जियोथर्मल एनर्जी, द एनर्जी हीट एनर्जी ऑफ द अर्थ. सो दिस जियोथर्मल एनर्जी इज अगेन available especially in those areas which are either volcanically active or they had been volcanically active in the past. So जैसे हिमालयन रीजन है हमारा इंडिया का, पास्ट में वोल्केनिकली एक्टिव था तो यहाँ पे वोल्केनिज्म तो एक्टिव नहीं है लेकिन यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी जो है वो प्रेजेंट है. एंड वो एरियाज जहाँ पे आज की डेट में भी एक्टिव वोल्केनिज्म है जैसे यूएसए, इटली, वहाँ पे भी जियोथर्मल एनर्जी जो है वो अवेलेबल है. डिसएडवांटेजेस क्या है, अगेन ये जो जियोथर्मल एनर्जी है इसको टैप करना क्योंकि हम ड्रिल कर रहे हैं रॉक्स के थ्रू, स्पेशली हार्ड रॉक्स क्योंकि वोल्केनिक रॉक्स हार्ड होती हैं. सो वो ड्रिल करके उस प्लांट को सेटअप करना और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके कंजम्पशन सेंटर्स तक पहुंचाना इटसेल्फ बिकम्स रियली वेरी एक्सपेंसिव. एज फार एज विंड एनर्जी इज कंसर्न्ड, वर्ल्ड लीडर्स अगर हम देखें तो नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन, मतलब मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज जो हैं वो हैं यूरोपियन नेशंस जहाँ पे
विंड एनर्जी हार्नेस हो रही है। न्यूक्लियर एनर्जी ऑल्सो इज वेरी पॉपुलर स्पेशली अमंग्स दी वेस्टर्न नेशंस, जिसमें यूरोपियन नेशंस आते हैं, फ्रांस आ गया, बेल्जियम है, यूके है, और उसके अलावा यूएसए है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो जनरेट की जाती है। इंडिया में जो रॉ मटेरियल है ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी वो रादर लिमिटेड है, मतलब जो मेन मटेरियल है यूरेनियम, उसके जो डिपॉजिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हैं, एंड मेनली दीज डिपॉजिट्स आर फाउंड इन झारखंड एंड राजस्थान, उसके अलावा और कहीं पे नहीं मिलते हैं। देयर इज अनदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दैट इज थोरियम, जो कि काफ़ी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में मिलता है इंडिया में, स्पेशली अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ केरला, वहाँ पे है मोनेजाइट सैंड। सो मोनेजाइट सैंड ऑफ केरला जो है दैट कंटेन्स थोरियम। इंडिया में जो मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो बेसिकली लोकेटेड हैं इन कलपक्कम दैट इज इन तमिलनाडु, तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट इन राजस्थान, कोटा, देन वी हैव नरोरा प्रोजेक्ट विच इज इन उत्तर प्रदेश, कायगा इन कर्नाटका, राइट। सो ये जो हैं ये अलग अलग हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। Then as far as geothermal energy is concerned, simple use of geothermal energy, bathing purposes, cooking purposes, refined use of geothermal energy for generation of electricity. So electricity generation के लिए USA जो है इसके पास है वर्ल्ड का लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट, एंड उसके अलावा न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपीन, सेंट्रल अमेरिकन नेशंस, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो जियोथर्मल एनर्जी प्लांट्स हैं वो लोकेटेड हैं, इटली ऑल्सो, एंड ये सारे एरियाज वोल्केनिकली एक्टिव हैं। इंडिया में जो जियोथर्मल प्लांट सेटअप हुए हैं ये ज़्यादा लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, छोटे स्केल पे कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में आज के डेट में एक्टिव वोल्केनिज्म नहीं है। सो ये कहाँ पे है? इन मणिकरण, हिमाचल प्रदेश, एंड देन पुगा वैली इन लद्दाख। सो दीज आर द एरियाज जहाँ पे हम जियोथर्मल एनर्जी यूज़ करते हैं। एज फार एज टाइडल एनर्जी इज कंसर्न, सो रशिया, फ्रांस एंड इंडिया हैव ह्यूज नंबर ऑफ टाइडल मिल्स, और इंडिया में भी ये गुजरात का कोस्ट है, गल्फ ऑफ कच्छ, जहाँ पे ये प्रोडक्शन जो है वो लार्ज स्केल पे चल रहा है। एंड देन एज फार एज बायोगैस इज कंसर्न, इन बायोगैस मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो डाइजेस्टर्स होते हैं जहाँ पे बायो वेस्ट डाला जाता है, बैक्टीरियाज होते हैं जो कि धीरे धीरे डिकम्पोज करते हुए गैस को इमिट करते हैं, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन और अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। सो इसकी बर्निंग जो है दैट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ये दोनों ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग में ये कंट्रीब्यूट करता है। दो ये अलग बात है कि बायोगैस जो है ये एक ऐसा फ्यूल है जिसकी ऑलमोस्ट कंप्लीट बर्निंग होती है, तो हाई हीटिंग कैपेसिटी है इसकी, और जो मिन्योर्स हैं ये हम यूज़ करते हैं इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट मिनरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी रिसोर्सेज। टाइम टू टेस्ट योर नॉलेज। सो अब फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स buried under the surface of the earth is termed as mining. Give an example of shafts. Shafts मैंने आपको बताया कि काफ़ी जो डीप मिनरल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए डीप बोर्स डिग किए जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। Name the process in which deep wells are bored to take out petroleum and natural gas, that is a part and parcel of drilling. Gold is an example of mineral. Gold does not contain iron, though it is a metal, so ये non-ferrous metallic mineral है. Which continent is the largest producer of iron? With countries like France, Sweden, Russia, Ukraine, it is Europe which is the largest producer of iron ore, which is one of the deepest gold mine of the world. अब इस केस में झरिया, रानीगंज जो हैं ये कोल प्रोड्यूस करते हैं। कोलार माइंस ऑफ इंडिया जो हैं ये है डीपेस्ट माइंस। ये इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हैं कि आज की डेट में गोल्ड काफ़ी ज़्यादा डेप्थ पे मिल रहा है। वेयर डू वी फाइंड नेचुरल गैस रिसोर्सेज इन इंडिया? मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है वो क्लोज एसोसिएशन में मिलते हैं। सो दिस इज द बॉम्बे हाई एरिया जहाँ पे ये प्रेजेंट है। Then mineral fuel is found in sedimentary rocks.
जो मिनरल फ्यूल है दैट इज पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और कोल, क्योंकि इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स के हाई टेम्परेचर्स जो हैं वो उस सारे फॉसिल फ्यूल को ख़त्म कर देंगे, इसलिए वो सेडिमेंट्री रॉक्स में ही मिलती हैं। एंड नाउ मैच द फॉलोइंग अगर हम देखें तो फेरस मिनरल्स जो हैं ये हैं आयरन एंड मैंगनीज। नॉन फेरस मिनरल्स जो हैं दीज आर limestone, potash, that is zinc, lead, copper and gold. इनमें आयरन नहीं होता है, so this is non-ferrous, E. Then we have metallic minerals. Metallic minerals are iron ore, bauxite, copper, gold. इन सब में metal होता है, so correct option यहाँ पे है F. Then non-metallic minerals जिनमें metal content नहीं है, that is limestone, potash, nitrate, etc. Correct option B. Then we have fossil fuels जिसमें आता है coal, petroleum and natural gas. And ultimately we have coke और coking coal. इसको हम use करते हैं in blast furnaces. तो coal का form है, तो this is fully evaporated, solid, hard and blackest form of coal. So this is our coking coal, right? So this is all about this chapter. Next time मिलते हैं with another chapter of geography. Until then, keep safe, keep learning. See you. Bye.